हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर पूरी एनर्जी और विश्वास और ईमानदारी से उपस्थित हुआ हूं अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। और उससे पहले मैं आपको ये बात बताना ये चाहता हूं कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ रहे थे, एपी पढ़ रहे थे, और वह एपी में जो टाइप पढ़ रहे थे वो समानांतर पदों का योग पढ़ रहे थे। यानी एसएन पर आधारित जो फॉर्मूला से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन को, सारे सवाल को हमने आपके सामने अच्छे ढंग से हल किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, यानी समझने में किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, आज हम लोग बात जो करने वाले हैं वो टाइप 6 की, और वह जो है लगभग आज जो है पूरी तरह से समानांतर पदों का योग जो है वो इंड के कागार पर है। आज ये चैप्टर का फिनिश के कागार पर हम लोग पहुंचने वाले हैं, और इसमें आज हम लोग कुछ अलग अलग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग टाइप को देखेंगे जो अभी तक हम लोगों ने ना पढ़ा। वो सारे क्वेश्चनों को आज हम लोगों के सामना होगा। वैसे वैसे सवाल हमारे सामने आएंगे। तो आइए, पूरी तरह से आप अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर लें, अपने माइंड को पूरी तरह से बोझ जो है वो सारे बोझ को किसी और जगह रख दे कुछ पल के लिए, और मेरे साथ 40 मिनट 50 मिनट अपना कीमती वक्त देकर अपने जिंदगी का एक नया ब्राइट, एक नया फ्यूचर का एक नया हिस्ट्री लिखें। और वह हिस्ट्री जो होता है वो मैथ से रिलेटेड होगा, और वह हिस्ट्री में जो है वो मैथ से कुछ अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेगा जो हो सकता है कि आपके एग्जाम की दृष्टि से आने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा चांसेस है। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक जो चैप्टर पढ़ेंगे वह चैप्टर तो एपी है, और उस एपी का एक नया टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक क्या कहता है कि एक एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। एक एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। एक एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। एन पदों का योग ज्ञात करें। जिसका क्या कहता आगे, जिसका सातवां पद 30 है। जिसका सातवां पद कितना भाई मेरे 30 है। और आगे क्वेश्चन कह रहा है और 13वां पद 54 है, और इसका 13वां पद जो है वो कितना है, 54 है। ठीक है, ये सवाल रहा आपके सामने। आज समानांतर पदों के योग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को चर्चा करते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे ढंग से इसका व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आइए मेरे साथ पूरी एनर्जी के साथ बने रहे अपने क्वेश्चन के साथ। आपके सामने क्वेश्चन ये कह रहा भाई मेरे कि एक एपी के एन पदों का योग ज्ञात करें। इससे समझ में ये आया कि वह पदों का जो योग ज्ञात करना है वो अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है एन, क्या ज्ञात करना है, एन पदों का। अभी तक हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि 5 पदों का योग ज्ञात करें, 4 पदों का योग ज्ञात करें, लेकिन आपके सामने यहाँ पर पहला झलक क्वेश्चन का ये कह रहा है कि एन पदों का योग ज्ञात करें। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब आगे कहते हैं कि आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जिसका सातवां पद 30 है और 13वां पद 54 है। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जान रहे थे कि सातवां पद का मतलब हुआ कि T7 इज इक्वल टू 30 दे रखा है, और T13 यानी T13 इज इक्वल टू 54 है। इसी बेस पर यही दो कंसेप्ट जो आपके सामने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, वही कंसेप्ट की सहायता से हम आसानी ढंग से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख दिया, हल लिख दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया। उसके बाद कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एपी पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया बड़े भाई, एपी में लिख दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब ये बात एपी में लिख दिया। अब यहाँ पर जो जो मेरे पास कंटेंट क्वेश्चन में दे रखा है वो सारे कंटेंट को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि पहला स्थिति ये कहता है, केस 1 क्या कहता है कि सातवां पद क्या कहता है, सातवां जो पद है
बराबर जो कितना है मेरे भाई 30 है। यानी हम लिख सकते हैं कि T7 इज इक्वल टू कितना है 30 है। तो T7 का जो वैल्यू होता है a प्लस 6d होता है। a प्लस क्या होता है 6d इज इक्वल टू कितना होता है 30 होता है। अब हम कुछ पल के लिए मान लेंगे भाई मेरे कि कोई इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन जब इस तरह का फॉर्म आ जाए आपके सामने ना a का वैल्यू पता हो ना d का वैल्यू पता हो, तो वैसी स्थिति में वैसे केस में हम लोग इक्वेशन कर लेते हैं। क्या मान लेते हैं इक्वेशन मान लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आगे जो स्टेप आएगा वो इक्वेशन के सहायता से हम a और d के वैल्यू तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा स्थिति प्रश्न आपका दे रहा भाई मेरे कि दूसरा स्थिति में क्या है कि 13वां पद 54 है। क्या है 13वां पद जो है इसका 13वां पद इज इक्वल टू कितना भाई मेरे 54 है। यानी हम बात कहने का मतलब ये कह रहा है कि T13 इज इक्वल टू जो है वो 54 है। T13 को हम लिख सकते हैं एपी का जो साधारण फॉर्म होता है, सिंपल रूल जो एपी का कहता है वो मतलब क्या कहते हैं पदों को लिखने का जो तरीका, जो बेस मैंने सिखाया था पिछले वाले क्लास में, वही बेस पर हम लोग T13 को लिख सकते हैं a प्लस 12d, a प्लस कितना d 12d इज इक्वल टू कितना हो गया 54 हो गया। इसको हम लोग क्या मान लिया इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर इक्वेशन का दो फॉर्म मिला, एक फॉर्म को a प्लस 6d इज इक्वल टू 30 है और यहाँ पर एक जो फॉर्म है a प्लस 12d इज इक्वल टू कितना है 54 है। तो अब इसके सहायता से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर d में 6 का मल्टीपल है, यहाँ पर d में 12 का मल्टीपल है यानी 12 का मल्टीपल है, जबकि पहला रूप देते हैं a जो है वो सिंगल है, a भी यहाँ का सिंगल है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके सामने कंसेप्ट आ जाए, बात इक्वेशन का हो, तो वैसे रिलेशन में हम लोग क्या कहते हैं घटाना ही आसान समझते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से जब हम लोग घटाते हैं भाई तो यहाँ पर क्या जाता है इसमें a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना है 30 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट में लिख दिया और a प्लस 12d इक्वेशन ये इज इक्वल टू कितना 54 है। इसको हम लोग इक्वेशन क्या मिल लिया सेकंड लिया। अब बीच में एक लंबा लाइन देते हैं, बीच में क्या देते हैं लंबा लाइन देते हैं। अब यहाँ पर घटा कौन रहे हैं सेकंड इक्वेशन घटा रहे हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि सेकंड इक्वेशन का जो साइन होगा, जो उसका चिन्ह होगा, वह चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। अगर घटाते हैं तो बदलता है। तो कैसे बदलता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव। अब यहाँ से यहाँ क्या हो गया कट गया ये। अब ये 12d में से 6d चल गया तो ये 6d बचा, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि 12 की संख्या ज्यादा है इसलिए इसका साइन भी क्या होगा माइनस में होगा। अब यहाँ पर 54 में से जब 30 जागा तो 4 में से 0 तो 4 बचा, 5 में से 3 गया कितना बचा 2 बचा, ये माइनस में क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा। अब यहाँ पर देख रहे हैं माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 चौके कितना होता है 24 होता है। इसलिए क्या होगा डी का वैल्यू जो हो जाएगा भाई वो 4 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम कंसेप्ट की सहायता से क्या करेंगे कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि सेकंड में भी क्यों ना रखते, तो या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या तो इक्वेशन सेकंड में रखिए, बात बराबर ही होगा, रिजल्ट आप वही लाएंगे जो रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट रखें तो समीकरण फर्स्ट के चेहरा को तलाश करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट का जो चेहरा है वो जो जिसे हम लोग इक्वेशन माना है वह इक्वेशन है भाई मेरे a प्लस 6d इज इक्वल टू 30। तो हम लिख देंगे a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे। अब मान किसका निकाला है d का ना, a का तो मान नहीं निकाला है, तो हम लोग a को जस का तस रहने देंगे, उसे बिल्कुल छेड़छाड़ दम नहीं करना है। ठीक है, अब a को रहने दिया, अब ये 6 हुआ, d का वैल्यू कितना निकाला भाई 4 निकाला, हम यहाँ पर क्या कर दिया 4 कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया। अब a बराबर, अब ये क्या हो गया a, ये हो गया 24 हो गया, 6 चौके 24, ये 30 हो गया, इसलिए क्या होगा a बराबर, इसलिए a बराबर ये 30 है, ये इक्वेशन के इस पट्टी प्लस में साइन है, जब उस साइड में इक्वेशन में जाएगा तो ये 24 माइनस में हो जाएगा, तो ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई मेरे 6 आ जाएगा। यानी a का मान कितना पाया हम लोगों ने 6 और d का मान कितना पाया 4 पाया। तो याद रहे कि रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इन पदों का योग ज्ञात करना, इन पदों का योग ज्ञात करने से पहले हम लोगों को a के पास जाना पड़ेगा, d के पास जाना पड़ेगा, तब आसानी वे में आंसर लाएंगे। तो अब मेरे मालूम हो गया कि a का वैल्यू 6 आया, मेरे मालूम हो गया कि d का वैल्यू 4 आया। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न से क्या कहता है कि n पदों का योग Sn, तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उसके कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि a और d का वैल्यू पुट कर देंगे,
पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। जैसे जैसे हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं वैसे वैसे हम लोग आंसर के काफी करीब चले जाएंगे। अब देखते हैं क्या कि n पदों का योग ज्ञात करना। क्वेश्चन कह रहा है n पदों का योग ज्ञात करना है, ये नहीं कह रहा कि 10 पदों का योग ज्ञात करें, 5 पदों का योग ज्ञात करें। तो उसके कंसेप्ट में क्या करना है कि जहां पर n है वहां पर उसका वैल्यू n ही रख देना, ना कि यहां पर उनके n का मान रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन चाह रहा है कि मेरे ही ज्ञात करो, किसी और दूसरे को नहीं। कोई ना तो संख्या का बात कहा है, ना तो कोई डिजिट या कोई अंक का बात कहा है, ठीक है। तो यहाँ n पदों का तो n/2 हो गया, इतनी बात तो समझ में आ गया। अब 2a, तो a का वैल्यू कितना ज्ञात किया, 6 ज्ञात किया। अब प्लस n भी रह देंगे, n का वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं करें। d का वैल्यू कितना प्राप्त किया हम लोगों ने, 4 प्राप्त किया। इस तरह से इसका रहेंगे। अब n बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। 4 में n से गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गया। प्लस में माइनस, -4 हो जाएगा, इतनी बात भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, n/2 इस तरह से कंसेप्ट, 12 में से 4 चला जाएगा भाई मेरे, तो 8 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 12 में से 4 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। प्लस कितना हो गया, 4n, प्लस कितना हो गया, 4n हो गया। अब हम क्या देखते हैं, 12 में से 4 ये 8 बचे, 4n हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये पूरे से मल्टीपल का साइन है तो सब में मल्टीपल में गुना करो तो 8n/2 हो गया। और यहाँ पर 4n² बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम देखते हैं क्या कि 4n प्लस जो है 2n², 4n प्लस 2n², इसको कॉमन ले लो 2n, तो यहाँ पर क्या बचेगा कि 1 प्लस n, 1 प्लस क्या बचेगा, n बचेगा। यानी इसका जो रिजल्ट है, जो सिंप्लीफिकेशन किया जब हम लोगों ने कैलकुलेशन के काफी नजदीक चले गए तो इस फॉर्म में पाया, क्या पाया, यहाँ पर 6 दूनी 12, 4n हो गया -4 हो गया। 12 में से 4 गया, 8 बच गया। 4n पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया, n/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई हल का कोई संभावना बनता ही नहीं है। अब ना तो ये कट सकता, ना कोई कैलकुलेशन हो सकता। तो उस स्थिति में देखा कि बीच में साइन कैलकुलेशन का है, गुना का है, तो हमने क्या किया, ये n/2 से सबको बारी बारी से गुना किया। बारी बारी से जब गुना करते हैं तो देखते हैं 8n बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से जब इसमें किया तो 4n²/2, 2 चौके कितना होता है, 8 होता है, तो ये बच गया 4n। उसी तरह से 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, तो 2n² हो गया। अब देखते हैं क्या, आपका आंसर इतना भी हो सकता है, इसमें भी अगर कोई आप आंसर ला रहे हैं तो ये भी आंसर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके फॉर्म को अगर 2 आप कॉमन ले रहे हैं 2n, तो भी उसका लास्ट स्टेप हो गया। बात समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को काफी आसानी ढंग से, काफी सरल वे में, काफी जो है बिल्कुल एक मजेदार तरीके से, एक जो है बिल्कुल जो भी बेस था उसके सहारे से आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा पहला क्वेश्चन में। तो इसका जल्दी से आप लोग जो है रिक्वेस्ट है कि इसका भली भांति आप जल्दी में फास्ट में जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये क्वेश्चन का काम दे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करो तो कहीं से अगर कंफ्यूज माइंड लग रहा है तो आप थोड़ा पल के लिए इसे समझ लो और अच्छे ढंग से, उसके बाद बिना देखे आप अच्छे ढंग से 2-3 बार उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वह क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि फिर वो क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रॉब्लम देगा, ज्यादा सताएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग बहुत मज़ेदार क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, क्योंकि आज हम लोग एपी का समानांतर पदों के योग से रिलेटेड जो आज बात है वो बिल्कुल इंड के कागार पर है। लगभग आज जो है इंड हो जाएगा पूरी तरह से मैथ का ये चैप्टर। आइए आपके सामने पहला दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दर्शाइए कि क्या दर्शाना है, a1 डॉट a2 डॉट 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 an डॉट 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 से एक एपी बनती है। इतना से क्या बनती है, एपी बनती। यदि आगे प्रोसेस क्या कह रहा है, यदि an इज इक्वल टू, an का वैल्यू जो दे रखा है 3 + 4n, इतना है 4n हो तो 3 + 4n हो तो
प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें, हो तो एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल रहा है जो अभी तक हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा नहीं किया था। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग के सामने कुछ देर जितनी भी मैथ पढ़ा, सारे मैथ में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा। ठीक है, तो आप ज्यादा हड़बड़ाए नहीं, ज्यादा गड़बड़ाए नहीं, ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा बोझ ना लें। आसानी वे में जो बेस कहता है, जो नियम कहता है, उसी प्रोसेस से हम लोग नीचे उतरेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी आंसर तक, रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है और हम क्वेश्चन को कैसे कंसेप्ट के जरिए उसे क्या दे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है समानांतर पदों का योग से रिलेटेड टाइप 6 का ये क्वेश्चन है। और वहां पर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं हम लोग साथ मिलके कि दर्शाइए कि A1, A2, डॉट 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 एन से एक एपी बनती है। एक एपी बनती है, एक एपी बनती है। तो इससे पहले यहीं पर हम समझाना ये चाहते हैं कि कोई भी सीरीज से एपी तभी बनेगी भाई मेरे, कोई भी सीरीज एपी जब तक रहेगा ना तब तक उससे आगे कोई काम का प्रोसेस हो नहीं सकता है। कहने का मतलब कि जब कोई सीरीज एपी में ना रहेगा तो ना तो टीएन निकाल सकते हैं, ना तो एसएन निकाल सकते हैं, ना तो और भी एपी से रिलेटेड और अदर क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एपी कोई भी सीरीज कब बनता है, जब हम जानते हैं कि कोई भी सीरीज दे रखा है, चाहे वो डिजिट में हो चाहे वो नंबर में हो, तो उस स्थिति वह कंसेप्ट ये कहता है कि सभी का अगर कॉमन डिफरेंट इक्वल है, डी का मान अगर सभी जगह इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह जो सीरीज है, वह जो सूची है, वो एपी को दर्शाता है, यानी वह कंटेंट एपी को बताता है। इतनी बात तो समझ गया होंगे, भली बात ही, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सब बातों का मैंने एक्सप्लेन पिछले वाले क्लास हम लोग टाइप 1 टाइप 2 एपी चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी समय बता दिया था। तो इससे एक पॉइंट तो माइंड में ये बात तो समझ में आ गया कि यानी इस तरह का एक सीरीज बनाना है और वह सीरीज ऐसा बनाना है कि वह पूरी तरह से एपी को दर्शाए, वो एपी को रूल को फॉलो करे। ठीक है, यहां पर इतनी बात तो समझ में आ गया। यदि n बराबर 3 + 4n हो, अब यहां पर दूसरा कंसेप्ट आपके सामने थोड़ा सा माइंड को दौड़ाता है ये कि n बराबर 3 + 4 हो, तो यहां पर आप सोचेंगे कि ये n क्या है, 3 + 4 n क्या है। अभी तक तो हम लोग बात किया कि n का मतलब होता है tn होता है। अब जो tn के रिस्पेक्ट में जो है फॉर्मूला भिड़ाते थे, a का वैल्यू मालूम करते थे, d का वैल्यू मालूम करते थे, तो आंसर आसानी वे में आ जाता था। लेकिन आपके सामने कुछ ऐसा चेहरा देखने को मिला जो आपको कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर करेगा, कुछ पल के लिए आपके कलम को, माइंड को रोकने पर मजबूर कर देगा। तो वहां पर हम लोग आसानी वे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिख दिया। बात कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एपी में पढ़ रहे हैं क्योंकि एपी का क्वेश्चन है। क्या है, एपी का क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गया। अब आपके सामने जो दिया हुआ है प्रश्न से क्या दे रखा है, प्रश्न से मेरे पास दिया हुआ है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n इज इक्वल टू 3 + 4n, इतना तो दे रखा मेरे साथ, ये दिया है। ठीक है, इतना जो क्या है भाई मेरे साइड में लिख देंगे, दिया है, ये प्रश्न से दे रखा है। ठीक है, दिया है। अब यहां पर बात ये करने वाला हूं मैं, अब जो आगे जो प्रोसेस को जा रहा हूं आसान करने, वो समझने वाली बात है। n इज इक्वल टू 3 + 4n है, तो भाई मेरे यहां पर आप tn इसे ना समझे। क्या समझे, n या कंसेप्ट डिनोट नहीं कर रहा है कि हम tn है। ठीक है, यहां पर n या कंसेप्ट बता रहा है कि यहां पर जो a1 है, इसका मतलब यह हुआ कि यह सीरीज का प्रथम पद दर्शा रहा है। a2 है, यानी ये सीरीज का प्रथम दूसरा पद दर्शा रहा। इसी तरह से जब प्रोसेस आगे जाएगा तो a3 a4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा, an तक जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू हम लोग प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 है बारी बारी से अगर लेते हैं और लेने के बाद अगर ऐसे इक्वेशन, ऐसे टर्म में, ऐसे में इसमें अगर रखते हैं, तो वहां पर रखने के बाद क्या देखते हैं कि अगर सभी जगह जो है a1 a2 a3 जब निकलेगा उसका आंसर, तो अगर उससे जब घटाया जाए तो सभी जगह अगर इक्वल आ जाए पद में, तो समझ सकते हैं कि यह कंटेंट दे रखा, ये एपी को दर्शाता है। ठीक है, आइए देखिए कैसे समझते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि यदि n बराबर 1 तो a1 बराबर क्या होगा, 3, जहां जहां n का वैल्यू वहां पर 1 पुट कर देंगे, तो 3 + 4 हो जाएगा, इतना बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्या कि यदि
n बराबर 2 जब लेते हैं, यदि n बराबर 2 लेते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो a2 बराबर 3 + 4 मल्टीपल 2, तो हम लोग देखते हैं 3 + 8 बराबर हो गया 11 हो गया। फिर आगे कंसेप्ट चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक सीरीज लेंगे, 400-500 ऐसा कंसेप्ट को हम जुगाड़ कर लेंगे ताकि आसानी वे में उसके डी पास पहुंच सकें, ठीक है, एपी की सूची को बना सकें। तो यदि n बराबर हमने क्या आवर मान लिया, 3 मान लिया, तो क्या होगा भाई मेरे, तो क्या होगा कि a3 बराबर जो हो गया 3 + 4, जहां n का वैल्यू वहां पुट कर देंगे, बाकी से मतलब नहीं रखेंगे। ये 4 × 12 3 कितना हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये 12 हो गया, यानी ये 15 हो गया। तो इससे पता ही चला कि हमने जब n का मान 1 रखा, जब n का मान 1 रखा तो a1 का वैल्यू 7 आया, जब n का मान 2 रखा तो a2 का वैल्यू 11 आया, जब n का मान 3 रखा तो a3 का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो हम यह देखते हैं कि ये जो 7 है, ये जो 15 है, यह जो है यह सूची को बताता है कि नहीं, यह कंटेंट जो निकाला मैं इसके सहायता से हम एपी को यह दर्शाता है कि नहीं, इसका पता चल जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या, इस प्रकार हम पाते हैं कि यदि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखते हैं तो a1, a2, a3 डॉट डॉट an से एक एपी की सूची बनती है। एक क्या एपी की सूची बनती है। अब देखो, आप मैंने बोलोगे कि सर आपने पहले ही क्यों बना दिया, चेक भी किया है कि ना, तो ऑलरेडी मैं चेक करके आपको बता रहा हूं कि है कि ना एपी की सूची बनती है। यानी इसका सीरीज हो गया 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बनेगा। अब हम बता रहे हैं कि यह एपी का सूची है कि ना, तो इसको तरीका पहचानने का रूल ये कहता है कि हर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं। अगर ऐसा स्थिति सभी जगह इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया सूची, दिया गया जो टर्म है वह एपी के नियम को फॉलो करता है, ठीक है। जब एपी के नियम को ये फॉलो करेगा तो आसानी वे में हम लोग जो भी 15 पदों का योग बोले, 10 पदों का योग बोले, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बोले हम बना डालेंगे। अब देखते हैं कि 11 में से जब 7 जाएगा तो 4 बचेगा, 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, आगे चल के 19 होगा तो 19 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हम देख रहे हैं कि हर सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म जब घट रहा तो सभी जगह उसका डी का मान जो है, ये वैल्यू जो है इक्वल आ रहा। तो यह बताता है कि जब ऐसा स्थिति हो तो वह जो सीरीज एपी के दर्शाता है, वह सीरीज एपी के नियम को फॉलो करता है, वह सीरीज एपी में समझा जाता है। यही तो कंसेप्ट कहता है। अब हम लोग जब ये बात पता चला तो a का वैल्यू 7 आया और d का वैल्यू जो आया 11 - 7 इज इक्वल टू कितना आया भाई मेरे, 4 आया। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है भाई कि 15 पदों तक योग ज्ञात करें, तो 15 पदों का योग जो होता है, 15 पदों तक योग ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 15 पदों तक योग का मतलब हुआ कि Sn बोल रहा है, तो Sn के लिए जो फॉर्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, ये फॉर्मूला Sn का होता है। अब ये 15 पद का योग बोल रहा है, तो n का वैल्यू क्या करेंगे, 15 पुट कर देंगे, 15/2। 2a का वैल्यू कितना निकाला, a का वैल्यू तो 7 आया, तो 7 पुट कर देंगे, प्लस n माइनस, तो n का वैल्यू 15 - 1, d का वैल्यू कितना आया, 4 आया, इतना पुट कर देंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ पर 15 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये 7 दूनी कितना हो गया, 14। अब ये हो गया 14 हो गया मल्टीपल 4 हो गया, ठीक है। अब ये 15 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। जब ये 14 हो गया, 14 चौके कितना होता है भाई, 56 होता है। ये 15 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। 56 में जब इस 14 जोड़ देंगे तो 56 4 कितना होता है, 60, और 60 10 कितना होता है, 70। तो ये 35 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। जब 35 में 15 से मल्टीपल करेंगे तो 15 पचे कितना होता है, 75, हाथ में रहा 7, 15 तिया 45 और 7 कितना होता है, 45 और 7 52 होता है। यानी हम पाया कि इस क्वेश्चन का अंतिम जो पॉइंट कह रहा था कि 15 पदों का योग जो मांग रहा था, उसका वैल्यू हम लोगों ने एक सीरीज के सहायता से, एक कंसेप्ट के सहायता से, एक बेस के सहायता से ए और डी मान का वैल्यू निकाल कर हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, 525। यानी इसका आंसर जो 15 पदों का योग जो आएगा वो कितना आएगा भाई मेरे, 525 आएगा। मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट को बताने में मुझे किसी तरह का
कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आपको समझने में, तो आप आसानी वे में ऐसे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि आपके एग्जाम में आए या यदि आप प्रैक्टिस अगर मैथ का कर रहे हो उस दौरान अगर आपके ऐसे क्वेश्चन से जो है मिल जाए, सामने आ जाए, तो आप आसानी वे में जो रूल मैंने बताया, जो नियम मैंने बताया, जो बेस मैंने बताया, वो बेस के सहायता से आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन का भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आज क्वेश्चन के रफ्तार में कुछ जो है तेजी करने वाला हूं। ठीक है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, ये हो गया होगा। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखने को मिलेगा कि तीसरा क्वेश्चन कैसा है, उसका थोड़ा सा नया चेहरा देख लें कि वह क्वेश्चन क्या। कुछ भी नहीं क्वेश्चन हार्ड है, सिर्फ बेस अच्छा कमांड रहेगा तो फिर आसानी वे में हम क्वेश्चन को बना लेंगे। जब बेस का मालूमात कम रहेगा तो फिर क्वेश्चन के आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं भाई, ये बात को आप ध्यान में रखें, माइंड में रखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। कितना है भाई मेरे, 6 है। ठीक है, और उनका गुणनफल 8 है, और उनका गुणनफल 8 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। आपके सामने मैंने पहले भी बता दिया था कि जब हम लोग किसी भी चैप्टर का या कोई भी चीज जब एंड के कगार पर होता है तो थोड़ा सा परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती है, प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, या कोई चाहे आप दैनिक जीवन की बात करो, चाहे आप जिंदगी की बात करो या किताब की बात करो, उसी तरह से जब हम लोग मैथ के समानांतर पदों के योग के रिलेटेड जब हम लोग एंड के कगार पर हैं तो वहां पर क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको उलझाएगा, जो आपको कुछ पल के लिए माइंड को पूरी तरह से टेंशन में डालेगा, आपको परेशानी में रखेगा। तो ठीक है, आप घबराएं नहीं, टेंशन नहीं लेना, आप हड़बड़ाएं, सिर्फ मेरे साथ आप बने रहें, एंजॉय मूड में सिर्फ मैथ को आनंद लें। जो बेस है सिर्फ बेस आप ना भूलें। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, जब बेस पर पकड़ आपका अच्छा होगा भाई मेरे, तो फिर आपके क्वेश्चन को आंसर आसानी से ला सकते हो। जब बेस का मालूमात कम होगा तो फिर कितना हो आप जो है क्वेश्चन में हाथ पैर मार दीजिए, तब भी फिर भी कोई काम नहीं होने वाला है, आंसर तक आप नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, आइए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, फिर हम लोग एक बार क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, यदि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो यहां पर बहुत जल्दी क्या होगा, बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, बहुत भाई और बहन क्या करेंगे कि यहां पर क्या कर देंगे कि S3 और S7 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है, ऐसा करना क्या है, एकदम बिल्कुल खराबी है। यहां आप अगर ये कंसेप्ट को फॉलो कर देते हो तो समझो कि आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए, क्वेश्चन क्या मांगता है मुझसे वो आप नहीं जान पाए। तो इसीलिए आप क्या करना है आगे ये मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग। अगर बाय दफे आपको अगर ये कंसेप्ट मालूम मान लिया हो गया कि S3 S7 इज इक्वल टू 6 है, तो वहां पर क्या फॉलो होगा, क्वेश्चन 3/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो 3 - 1 इंटू डी। फिर उसके बाद अगला भी प्रोसेस इसी तरह से होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको यहीं पर ये समझ लेना चाहिए कि अगर माइंड में मेरे ऐसा कंसेप्ट आ रहा, अगर माइंड में मेरा कह रहा है कि आप ऐसे रूल को फॉलो करो, तो आप थोड़ा पढ़ के लिए देखो कि मैथ का प्रोसेस कितना हार्ड हो जाएगा। मैथ का प्रोसेस में कितना जो है क्या कह सकते हैं कि हम देहाती भाषा में कहते हैं कि लेंदी पेंदी हो जाएगा, बिल्कुल जो है प्रोसेस बिल्कुल हार्ड जैसा दिखने लगेगा। ठीक है,
तो अगर ऐसे टर्म को आपने मान लिया बाय द वे यूज कर दिया तो वहां पर क्या होगा कि ए और डी को जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा लगेगा कि कंसेप्ट जो है बहुत हार्ड दिखेगा, वहां तक आंसर के तह तक हमें पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत परेशानी होगा। तो ऐसा जो है बिल्कुल ना करें। ऐसा जो है ऐसे नियम में, ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या यूज करते हैं वो आप मेरे साथ देखें, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, हल लिख दिया। प्रश्न किसका पढ़ने जा रहे हैं तो एपी का, तो हमने क्या लिखा भाई मेरे, एपी में लिख दिया। यहां तक तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इसको अच्छे ढंग से बिल्कुल शांति माइंड होके, बिल्कुल माइंड से बोझ हटाकर हम पढ़ेंगे 2-3 बार, इसके अंदर तक जाएंगे कि तीसरे और सातवें पदों का योग। तो योग यह इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव को बताता है, ठीक है। तो हम इतना तो समझ गए कि योग का मतलब यह कह रहा है कि जोड़ कह रहा है। क्या कह रहा है, जोड़ कह रहा है। तीसरा किसका जोड़, तीसरा और सातवां पद। तो भाई मेरे हमने पिछले वाले क्लास में बताया था कि अगर 5वां पद बोले, 10वां पद बोले तो ऐसे स्थिति में हम लोग T5 लेते थे, T10 लेते थे। लेकिन आपके क्वेश्चन में यह चर्चा कर रहा है कि तीसरा पद बोल रहा है, तो हम क्या लेंगे भाई, T3 लेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गया कि तीसरा पद तो T3, और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सातवां पद, तो ये सातवां पद। अब बीच में कह रहा है कि इसका योग, बीच में क्या कह रहा है, इसका योग कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो इसका बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी मुझे उम्मीद है कि ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कंसेप्ट के सहायता से ही बनाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले वाला भी कुछ ट्रिक बताया कि वह जो है हम लोग S3 और S7 लेते हैं, तो वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन किया भाई कि वहां पे प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो जाता, प्रोसेस का थोड़ा जो है लंबाई ज्यादा बढ़ जाता। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि योग ये कह रहा है, पद ये कह रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गए। अब हम लोग जो रूल कहता है एपी का, जो साधारण सूत्र कहता है, सिंपल फॉर्म ऑफ एपी कहता है, फॉर्मूला कहता है, तो T3 हम लोग लिख सकते हैं A + 2D, A प्लस क्या लिखते हैं 2D, और T7 हम लोग लिख सकते हैं A + 6D इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ पर क्या है, A है, और यहाँ पर क्या है, A है। तो ऐसे कंसेप्ट है, और बीच में साइन ऐड का है, बीच में साइन जोड़ का है। तो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन अगर इक्वल हो, ABCD का कोई भी अक्षर हो, और उस स्थिति में अगर जोड़ना हो और दोनों सेम हो तो दोनों जुड़ जाता है। जिस तरह से 1 और 1 2 होता है, उसी तरह से A और A भी 2A होता है। तो A क्या हो गया, 2A हो गया। अब यहाँ पर 2D है, यहाँ पर 6D है, दोनों D लगा हुआ है, दोनों D के साथ है। अब कुछ भी ना करो, सिर्फ सिंपल सोचो, 2 और 6 कितना होता, 8 होता। लास्ट में सबके D लगा हुआ, तो हम भी क्या दे दिए, D दे दिया। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब ये 2A + 8D इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, इतना दे रखा 6 है। इसको हम कुछ पल के लिए क्या भाई मेरे, यहाँ पर कुछ पल के लिए हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। इसे इक्वेशन किस में रखते हैं, फर्स्ट में रख सकते हैं। या हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और प्रोसेस को लंबा करने के लिए 2A में भी 2 का मल्टीपल है और D में 8 है, तो 8 भी 2 से कटता है और 2 भी 2 से कटता है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। तो इसमें बच जाएगा A और ये बच जाएगा 4D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे, 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब द्वितीय कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो अब द्वितीय 6 हो जाता है, तो A + 4D इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला जो कंसेप्ट कहता है, ये स्थिति फर्स्ट था। अब कहता है और उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल, और उनका गुणनफल। उनका गुणनफल का मतलब किसका गुणनफल, ये नहीं कि कोई और क्वेश्चन, बल्कि जो फॉर्म यहाँ पर T3 T7 लिया है इज इक्वल टू इनका योग 6 रहा, उसी तरह से बोल रहा है कि यही रूल का, यही नियम का जो गुणनफल होगा उतना का गुणनफल 8 है। उतना का गुणनफल कितना, 8 है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, केस 2 में बोल रहा है भाई मेरे, केस 2 में बोल रहा है T3 मल्टीपल क्या है, T7 इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ये प्रश्न से कहा, बात समझ में आया कि नहीं आया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था आगे की ओर, पहला स्टेप कहा कि 3 पद और 7 पदों का योग कितना है, 6 है। तो मैंने ऐसे फॉर्म को यूज किया ताकि आसानी वे में क्वेश्चन के आंसर तक चला जा, ठीक है। अब जो इस तरह का स्थिति को जब कंसेप्ट के सहायता से सिंप्लीफिकेशन किया, उसको जब हल किया,
सरल किया तो हम लोगों ने फॉर्म पाया a प्लस 4d बराबर 3। यहाँ पर हम रुक गए, उसके बाद स्टेप का मालूम ना, इसको कुछ पल के लिए मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है? मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा कि इनका गुणनफल, इनका गुणनफल का मतलब ये दोनों का फैक्टर, ये दोनों का गुणनखंड, ये दोनों का मल्टीपल, t3 मल्टीपल t7 इज इक्वल टू 8 है। तो हम t3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, वही फॉर्म। t7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना है? 8 है। इज इक्वल टू कितना है? 8 है। अब हम देख रहे हैं a प्लस 2d, a प्लस 6d। तो ऐसे फॉर्म को क्या करेंगे भाई मेरे कि यहाँ पर इसको इसमें गुना, उसके बाद फिर इसको इसमें गुना, फिर इसको इसमें मल्टीपल, फिर इसमें मल्टीपल। इस तरह से प्रोसेस आसान होगा। इस तरह से हम लोग प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा तो आपको दिखने में लगता होगा ये 2d है। क्या है? 2d। ऐसा अगर करते हैं हम लोग, फैक्टर करते हैं, दोनों ब्रैकेट को आपस में एक दूसरे से मल्टीपल करते हैं, तो वहां पर प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आसानी वे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा पल के लिए क्या करें कि a बराबर हम लिख सकते हैं भाई मेरे 3 माइनस 4d। a बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस 4d। थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे? यहाँ पर लिखे थे कि क्या a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना आया था? 3 आया था। तो हम लोग a को लिख सकते हैं कि 3 माइनस 4d। इतना तो कर सकते हैं आसानी वे में। इतना तो क्या करते हैं? इतना 3 माइनस 4d कर सकते हैं। अब 4d करें, आगे जो स्टेप केस दूसरा जो कह रहा मेरे भाई, स्टेप कह रहा कि t3 मल्टीपल t7 इज इक्वल टू जो है इसका जो गुणनखंड है 8 है। t3 का वैल्यू a प्लस 2d हो गया, t7 का वैल्यू a प्लस 6d हो गया, इज इक्वल टू कितना है? 8 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि इन सारे से मल्टीपल करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग होगा। प्रोसेस को आसानी वे में करने के लिए जो कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या माना था? a प्लस 4d को इक्वेशन फर्स्ट माना था। a प्लस 4d इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन फर्स्ट माना था। वहां से हम क्या किया कि a को अकेला कर दिया, a को क्या कर दिया? अकेला कर दिया, और 4d को बराबर को उस पट्टी ले गए। ऐसा कंसेप्ट क्यों किया? काहे ऐसा किया जाता है? उससे भी आप घबराए नहीं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोसेस दो होता है, जो मैच बनाने का जो नियम होता है वो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। अब आसानी क्या हुआ कि जहां जहां पर a है वहां पर हम लोग इसका वैल्यू, a का मान जो अभी निकाला 3 माइनस 4d पुट कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक चर वहां पर क्या होगा कि एक वैल्यू वाले को रिलेशन को दर्शाना आसान हो जाएगा। यानी d वाले वे में कंसेप्ट में हम आसानी से हम d का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब a कितना है? a का मान 3 माइनस 4d। तो यहाँ पर लिख देंगे a का मान 3 माइनस 4d अब प्लस 2d। ये तो ऑलरेडी पहले से जहां जहां पर a है वहां पर पुट कर देंगे। यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर a का मान कितना निकाला? 3 माइनस 4d। तो 3 माइनस 4d और ये हो गया प्लस 6d। इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 8। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये हो गया माइनस 4d 2d। तो यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस 2d। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस 3 माइनस 2d, क्योंकि माइनस 4d में से 2d गया, 2d पॉजिटिव है और 4 माइनस में, ये 4 माइनस में है तो माइनस की संख्या ज्यादा, इसलिए इसका साइन क्या होगा? माइनस में होगा। बीच में साइन मल्टीपल का। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 6 में से जब 4 चल जाएगा तो 3 प्लस 2d हो जाएगा। 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 6 का वैल्यू पॉजिटिव था, ज्यादा था, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा? बचेगा भी किस संख्या? हम पॉजिटिव वे में। अब एक बात आप लोग याद रहे कि हम लोगों ने 8वां और 9वां क्लास में पढ़ा होगा, 8th और 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कंसेप्ट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कंसेप्ट तो भली भांति आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। तो ऐसा अगर फॉर्म रहे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है, तो अभी आपके सामने कुछ चेहरा देख लो भाई मेरे कि यहाँ पर 3 माइनस 2d है और 3 प्लस 2d है, या इसको इधर लिख दे, इसको इधर लिख दे, बात इज सेम। ऐसा नहीं है या तो इधर इसको बोल दो इधर उसको बोल दो, तो रूल वही होगा, नियम वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 माइनस 2d 3 प्लस 2d, तो हमने क्या किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a का मान कौन हो गया? 3 को a को दर्शा रहा और b को दर्शा रहा 2d, तो हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है भाई मेरे? 2d है, तो 2d का स्क्वायर। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता? इतनी बात तो समझ में आया कि नहीं आया कि हमने ऐसा फॉर्म को क्यों यूज किया? ताकि हम क्वेश्चन को आसानी कर दे, ताकि क्वेश्चन को पूरी तरह से उसके हड्डी को, रीढ़ को तोड़ दे, और जब तोड़ देंगे तो आसानी से हम आगे चल के आंसर में जोड़ देंगे, आसानी से आंसर
आंसर में जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर 3 - 2d 3 + 2d, तो ये जो फॉर्म देखने को मिल रहा था, ये जो चेहरा देखने को मिल रहा था, कुछ इस तरह का चेहरा था जो हमें बात याद दिला दिया 9th और 8th क्लास के सूत्र को। और वहां पर a² - b² a + b × a - b, तो यहाँ पर a का फॉर्म कर दिया 3 काम कर दिया और b का काम कर दिया 2d, तो a² - b²। अब याद रहे कि 3 का स्क्वायर हमने पढ़ा था कि 9 होता, हम लोग यहाँ पर क्या करें 9 कर दे। 2d का स्क्वायर होता 4d का स्क्वायर, 4d का स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 हो गया, इतनी बात तो समझ गए होंगे भली बात पूरी अच्छे ढंग से। अब यहाँ पर भाई मेरे, यहाँ पर 4d का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8 - 9, 8 माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर -4d² बराबर क्या हो गया कि -1, 8 माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो चूंकि तो क्या होगा कि d² बराबर हो जाएगा 4d² बराबर 1, इस 4d² बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस यहाँ पर क्या होगा d² बराबर का कंसेप्ट हो जाएगा 1/4, d² बराबर क्या हो जाएगा 1/4। इसलिए d बराबर क्या होता है कि जब इस प्रति वर्ग रहता है, इस पर t जाता है स्क्वायर में, तो ये रूट हो जाता है 1/4, और इस तरह से इसका वैल्यू जो आ जाएगा 1/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। प्लस माइनस के रूप में निकलेगा, जब भी रूट से बाहर निकलता तो 2 साइन निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त क्या किया कि d का मान जो आया यहाँ पर ये प्लस माइनस में निकलेगा, तो एक d का मान पॉजिटिव लेंगे, एक d का मान निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर 4d² बराबर 1 आया, और तो 4d² बराबर 1, तो d² 1/4, d का वैल्यू 1/4 पर साइन में 2 रूट से बाहर 2 साइन होता है प्लस में माइनस में। अब d का क्या हो गया, d का वैल्यू 1/2 आया। अब आपके सामने जो क्वेश्चन कह रहा है 16 पदों का योग, तो हम लोग भाई मेरे जितना भी पदों का योग चाहिए, योग के लिए कंसेप्ट यह कहता है कि आपको a को जानना पड़ेगा, उसके बाद n को जानना पड़ेगा, उसके बाद d को जानना पड़ेगा, तब हम योग निकलेंगे, वरना हम निकलने वाले नहीं, वरना वो क्या होगा योग भागता चलेगा आपसे। तो आपको योग को पकड़ना है तो इन सारे 3 वेराइटी को पकड़ना पड़ेगा, तभी योग के आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया कि यहाँ पर d का मान 1/2 निकला। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 16 पदों का योग, क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 पदों का योग, तो s 16 लिख देंगे, s क्या लिख देंगे 16। तो sn का जो सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। सिर्फ क्या करेंगे a का वैल्यू पुट कर देंगे, d का वैल्यू पुट कर देंगे और n का वैल्यू पुट कर देंगे। तो n/2 तो 16/2 × 2a, a का वैल्यू कितना निकाला भाई मेरे, a का वैल्यू अभी हम लोग 1 मिनट, अभी हम लोगों ने d का मान 1/2 निकाला, d का मान कितना निकाला d 1/2 निकाला। अब हम लोग को d के सहायता से a निकालेंगे, तो d का मान 1/2 निकाला, तो a का, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे मानने रहेंगे, a d का मान लिख देंगे आगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है कि a बराबर क्या दिए रखा भाई मेरे 3 - 4d, तो 3 - 4d का मान कितना 1/2, पॉजिटिव पहले लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 - 2 = 1, यानी a का मान कितना हो गया, a का जो वैल्यू प्राप्त किया वो 1 प्राप्त किया, a का वैल्यू कितना प्राप्त किया 1। तो अभी हम लोगों ने a का भी मान प्राप्त कर लिया, d का भी मान प्राप्त कर लिया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि 16 पदों का योग, तो s 16 बराबर होता है 16/2 × 2a, a का वैल्यू कितना है 1 है भाई मेरे, प्लस n - 1, तो n का वैल्यू 16 - 1, अब d का मान कितना है 1/2 है, d का मान 1/2 है। ये हो गया 16/2 का मतलब हो गया कि ये 8 को दर्शाता है, ये हो गया 2 हो गया, और ये हो गया 15 कितना हो गया 2 हो गया। इससे जब मल्टीपल करेंगे तो 16 में से 1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, अब 15 में 1 से गुना 1 15 हो जाएगा, और नीचे में 2 आ जाएगा। अब इस तरह का फॉर्म देखने मिला, एलसीएम ले लेंगे आसानी से, 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये प्लस 15 हो गया, इतनी बात तो समझ में आ गया। ये 8 हो गया, 15 4 कितना हो गया 19/2 हो गया, 15 4 कितना हो गया 19, 19 बटा कितना हो गया भाई मेरे 2 हो गया, 2 चौके कितना हो गया 2 चौके 8, 19 × 4 हो गया। इस तरह से कितना आ गया 76। यानी पता ही चला कि इस क्वेश्चन का जो अंतिम पॉइंट हुआ, जो अंतिम आंसर हुआ, जो 16 पदों का योग जो क्वेश्चन हमसे मांग रहा था, उसका आंसर आया 76। कि ऐसे फॉर्म में अगर a और d को रखा जाए और सीरीज रखा जाए, तो ऐसे पदों का जो योग आएगा
16 पदों का जो योग आएगा वो कितना होगा, 76 होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन में नहीं हुआ होगा। आप काफ़ी अच्छे ढंग से समझ गए होंगे जो मैंने बेस दिया था। अब आपका काम ये रहेगा कि घर पर जिस तरह से जब हमने d का मान 1/2 लिया, जब पॉजिटिव लिया तो उसका मान आया 76 आया। जब अब आपका काम क्या है, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप d का मान आप -1/2 पुट कर देंगे, -1/2 ले लेंगे और लेकर यहाँ पर आप क्या करेंगे कि d का मान -1/2 लेंगे, उसके कंसेप्ट में a का मान कुछ अलग आगा। जब a का मान अलग आगा, d का मान अलग आगा तो उसका योग भी अलग आगा, यानी एक योग 16 पदों का योग 76 आगा। और जब कौन से कंसेप्ट में आया, जब a का मान हम लोगों ने क्या लिया, 1 लिया और d का मान 1/2 लिया तो उसके कंसेप्ट में 76 इसका 16 पदों का योग आया। अब आप घर पर के लिए आपका होमवर्क मेरे तरफ से ये रहा कि अब आप क्या करिएगा कि d का मान -1/2 रखिए, ले लीजिएगा और उसको इक्वेशन जो फर्स्ट माने हैं उसके इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि आप a का मान कुछ अलग प्राप्त करेंगे। जब a का मान अलग आगा तो जो S16 का भी मान अलग आगा। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बना देंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या करूं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन के चक्कर में, क्वेश्चन को चीर फाड़ करने के चक्कर में ज़्यादा जो है टाइम बीत जाता है, जिससे वक्त पता ही नहीं चलता है। इसीलिए आज का क्लास जो है अब एंड यहीं तक रखते हैं। एक बार फिर हम लोग जो है कल के लिए लास्ट हम एपी का क्वेश्चन रखेंगे, समानांतर पदों का योग जो होगा पूरी तरह से कल के लिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आज मुझे माफ़ कर दें, मैंने बोला था कि आज एंड कर दूंगा लेकिन एंड नहीं हो सका। अब मैं कोशिश ये करूंगा, ज़्यादा लंबा क्लास ले जाना मैं नहीं चाहता हूँ। आपको जो है 40 मिनट 45 मिनट ही आप किसी तरह से अपना टाइम निकाल कर आप मेरे क्लास को देख लें, अच्छा लगे तो फिर जो है इसको लोगों तक बताएं, क्योंकि अच्छा ज्ञान सभी को बांटना चाहिए। और ये जो कंसेप्ट मैं बताता हूँ वो सारे कंसेप्ट को मेरे आप फॉलो करें। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपकी प्रेम चाहिए। जब आप मेरे साथ बने रहो तो मैंने जो भी बेस आपको सिखा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे ढंग से आप समझें। एक दिन आएगा कि आप मैथ को भली भांति समझ जाओगे और बड़े से बड़े मैथ को आप आसानी वे में बना दोगे। ठीक है भाई मेरे, आज के क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।